बहुत पहले आज़ादी के तुरंत बाद एक से एक नारा लगा, ठीक, और वो आज तक लगता है कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। क्या हाथ को काम कितना मिला वो भी दिख रहा है, और हर खेत को पानी की समस्या भी दिख रही है हमको। 75 साल हो गए भाई साहब, क्या अगले और 75 साल इंतजार करें इस नारे को पूरा होने के लिए? त्यागी जी। अमिताभ जी, जी आपको पैनल में मौजूद सभी लोग नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी। देखिए, जब से ये सरकार आई है तो अरे ये मैंने दादा, ये सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। आपकी बात में हम और जोड़ दें, मान लो कुछ नहीं कर रही। मैंने कहा पंडित जी से लेके आज तक नारा लगा, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। मैंने ये नहीं कहा मोदी जी के समय में नारा लगा, मैंने कहा जवाहरलाल जी के समय से नारा चल रहा है। ये नारा कंप्लीट कब होगा? जैसे जब फिक्स डिपॉजिट कराते थे तो हम पूछते थे भाई ये मियाद इसकी पूरी कब होगी बैंक वाले से, तो वो लिख के दे देता पीछे। मैं वो पूछ रहा हूं, 75 हो गए, आगे 75 और। क्या कीजिए अमिताभ जी जी, जब देश आजाद हुआ तो बहुत मोटा अनाज पैदा हो रहा था, बहुत कम अनाज था। कृषि क्रांति भी इसी देश में हुई, नीली क्रांति हो चाहे पीली क्रांति हो, सब इसी देश में हुई है जी। किस तरह से किसानों के हक के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया गया, गोडाउन का किया गया, सरकारी खरीद का किया गया। लेकिन आज देखें किस तरह से धान और गेहूं की खरीद होती है। खुद सरकारी आंकड़ा है कि 10% महज खरीद होती है। ये कहते हैं किसानों की आय दुगनी हो गई। छुट्टा जानवर से किसान परेशान है। अगर तारबंदी करता है किसान तो सरकार कानून के तहत कहती है कि मुकदमा दर्ज कराएगी किसानों पर। ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं, भय पैदा किया जाता है। लगातार बिजली का दाम बढ़ रहा है। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने माना है कि उनकी सरकार से पहले 25 रुपए यूनिट जो बिजली थी वो 80 रुपए यूनिट मिलने लगी। लगातार 150 रुपए हॉर्स पावर जो प्रति माह का बिजली का बिल आता था हॉर्स पावर पर, आज 180-90 तक पहुंच गया। लगातार, मैं गन्ना किसान हूं, पिछले साल का गन्ने का बकाया हमें नहीं मिला। सरकार कहती थी, माफ करें, भाजपा कहती थी कि 400 रुपए कुंटल दाम देंगे। इनके गन्ना मंत्री थे पिछले सुरेश सिंह राणा जी, वहां आंदोलन चलाते थे, वो तो कहते थे 450 रुपए कुंटल दाम होना चाहिए। आलू किसान के बारे में आपने बताया, आलू किसान तो इतना परेशान है कि कोल्ड स्टोरेज का आलू कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है, 30% पड़ा हुआ है अभी, फरुखाबाद में 30% पड़ा हुआ है। ठीक, और नया आलू आ चुका जी। किसान परेशान। और क्रेडिट कार्ड का जो ऋण का परसेंट था जो 7% था, 8.5 9.5 तक पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक जाएगी नीति क्या जी, ठीक है। वो अशोक पांडे बताएंगे, वो हम तो नहीं बताएंगे, वो तो अशोक पांडे बताएंगे। लेकिन एक बात, मैं आ रहा हूं अशोक जी आपके पास। अब एक बात तो साफ हो गई, रालोद वालों ने कह दिया कि चरण सिंह के समय में सब अच्छा कर दिया, कांग्रेस ने कह दिया हमने सब अच्छा कर दिया, अभी पांडे जी कह देंगे हमने कर दिया। तो यानी जो कुछ खराब है उसके जिम्मेदार अमिताभ अग्निहोत्री हैं। जो खेती किसानी की दुर्दशा है, आप सब लोग तो तर गए, भवसागर पार, बैकुंठ पार। बोले कौन है जिम्मेदार इस देश के 70 करोड़ किसानों की दुर्दशा के लिए? बोले अग्निहोत्री है, इसको फांसी दो। क्यों? क्योंकि हर अभी जितना और 10 दल बैठा लेते, बसपा को बैठा लेते, तो वो भी कहते कि जहां कुछ अच्छा हुआ वो हम ही ने तो किया। लो जी, कर लो बात। और किसान सुन रहा होगा तो सिर पीट रहा होगा कि झूठ का मेला कैसा लगा भैया। पांडे जी, बाकी जो आरोप लगे वो तो हैं, उनका जवाब आप देंगे। एक बात और कह दूं, फिर पांडे जी आपके पास आता हूं कि मुझे वो समय 35-36 साल की अपनी पत्रकारिता में याद नहीं, और उससे पहले लोगों से सुना, गुना, बड़े लोगों के साथ बैठा, उनने भी कभी नहीं बताया कि किसान ने कभी ये कहा हो कि भैया गन्ना गाड़ी से उतरा नहीं और जबरन रुपया जेब में डाल दिया। मिल वाले ने कहा भैया तुम्हें मेरी कसम ले जाओ। आज तक कभी नहीं सुना मैंने। कोई मुख्यमंत्री रहा हो, कोई प्रधानमंत्री रहा हो, बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। चरण सिंह के दौर में भी नहीं सुना। बाकी को छोड़ो, 3-13, ठीक। इसलिए ये ना बताओ भैया, एक भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं मिल में गया तो घुसते ही उनने कहा गाड़ी बाद में तुलेगी, पहले रुपया जेब में डालो। ना ना ना, ऐसे दया करो प्रभु, ऐसा भी घोर बांटा नहीं करो मेरे साथ, ठीक ठीक। अशोक जी, आपसे मेरा प्रश्न, आपने
एक तारीख, एक समय तय किया था कि इस बेंचमार्क का, इस कालावधि में हम किसान की आय दूनी कर देंगे। क्या हमने जाने जहां जहां मैं गया, वहां जहां किसान से मिल पाया, उससे अकेले में ले जाकर पूछा कि दूनी हो गई? किसी ने नहीं कहा हो गई। मसला क्या है भैया जी? अमिताभ भाई, जब जी आज तो चौधरी साहब का जन्मदिन है, किसान दिवस की बधाई देते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे हाथ में सत्ता आई तो हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांव ऐसे थे जिसमें बिजली नहीं थी, तो सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमने बिजली दिया। फिर हमने देखा कि औने पौने दाम पे चीनी मिलों को नीलाम करने का, बेचने खरीदने का काम हो रही थी, कुछ सरकारें कर रही थी, तो हमने अनुपूरक बजट लाया उत्तर प्रदेश सरकार ने कि अब हम चीनी मिलों के मालिकों को हम लोन देंगे, वह किसानों का बकाया देंगे और फिर वह लोन हम उनसे वसूली करेंगे। ठीक है। तीसरी बात, खाद की कालाबाजारी होती थी, नीम कोटिक खाद हम लेके आए। उसके बाद हमने सबसे ज्यादा धान की खरीद किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का हृदय देखिए, जब एक कानून आता है किसान उसका विरोध करते हैं तो प्रधानमंत्री का हृदय देखिए, उस कानून को वापस भी लेते हैं। मेरा ये मानना है। और किसान भाइयों के खाते में पैसा जो आना शुरू हुआ वो हमारी सरकार की देन है। 2000 6000 आज किसान भाइयों के खाते में आ रहे हैं, ये भी कम तो है नहीं। किसान भाइयों निश्चित तौर पे हमें बता सकते हैं कि किसानों की ही सरकार है, ये अलग बात है। हर दल किसान का नाम अपने एजेंडे में रखता है, लेकिन किसानों के हित में जितना काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी किया है, सब किसानों के खातों में पैसा आ रहा है। और उत्तर प्रदेश से बिजली का आना एक खबर थी, अब बिजली का जाना एक खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जरूर है कि हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं किसी के क्षेत्र में आ रही हैं, आधुनिक संयंत्र के साथ निश्चित तौर पे किसान भाइयों की आय दुगनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, कब तक होगी पांडे जी? मसला वो है भाई, अनंत काल तक तो कोई चीज नहीं खींची जा सकती ना। देखिए, और थोड़ी बहुत, एक मिनट पांडे जी, एक मिनट, और थोड़ी बहुत आय तो अपने प्रयासों से भी बढ़ती है आदमी की, नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई सरकार नहीं। सरकार की भूमिका, एक पांडे जी, सरकार की भूमिका तब जब एकदम एक निश्चित समय में दूनी हो जाया है, वरना हमारे बाबा को खेती में जितना मिलता था, हमारे उसके बाद की पीढ़ी मुझसे ज्यादा अपने आप मिलने लगा और उसके बाद की पीढ़ी को और मिलने लगा। हाँ, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि अगर दूनी की बात है तब तो फिर महाराज ये तय होना चाहिए कि भाई इसमें सरकारी बूस्टर लगा तो बूस्टर का असर दिखना चाहिए, है ना? लोगों के खातों में पैसा आना शुरू हुआ है तो जब दिखाई दे रहा है जी। किसान लाभान्वित भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बात यह है कि और हमने खाद भुगतान करेंगे और सबको थोड़े में मिल रहा है, जो खेती पर निर्भर मजदूर है उनके बारे में क्या राय है? ठीक, एक बार रुकिए, एक बार। हाँ, जो खेती पर निर्भर मजदूर है उनके बारे में क्या राय है? जी अभी डीजल के दाम दिए हैं, आपने देखा होगा। जी, आलोक जी आ रहे हैं। अपने जी धान की खरीद का हमने जी एक मानदंड बनाया है, खरीद भी रहे तो कोई बोला नहीं है। जी, ठीक ठीक जी 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 जी, ठीक। अशोक जी आते हैं आपके पास, आलोक जी आ रहे हैं आपके पास। एक छोटा सा प्रश्न शैलेंद्र जी से ले लो, छोटी सी टिप्पणी, फिर आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ। मेरे दिमाग में आ गया ना तो निकल जाएगी। तो शैलेंद्र जी, आज तक किसी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार या किसी भी राज्य की सरकार ने, आज़ादी से लेकर आज तक हैं, ये कहा कि ये किसानों की सरकार नहीं है मेरी याद में किसी ने कहा, सबने कहा किसानों की है। किसी सरकार ने ये कहा कि ये मेरी सरकार उद्योगपतियों की है? नहीं। लेकिन किसान कहाँ है और उद्योगपति कहाँ है? ये कैसे हो गया? जिनकी सरकार थी उनके घर में भुंजी भांग नहीं,
और जिसके लिए किसी सरकार ने क्लेम नहीं किया कि हमारी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। वो दक्षिण एशिया से एशिया और एशिया से विश्व में भारत में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाले अरबपतियों का देश हो गया। चलें जी। जी अमिताभ जी, चूंकि विषय ऐसा है, कम समय में इसको जो है संदर्भित नहीं किया जा सकता। मेरा मानना ये स्पष्ट है विश्लेषक होने के नाते कि कोई भी क्षेत्र अगर अनऑर्गेनाइज है तो उसमें प्रगति की संभावना काफी क्षीण होती है। और कृषि जो क्षेत्र है देश के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसमें जो हमारा जो वर्कफोर्स है इंडिया के अंदर लगभग 90 करोड़ की वर्कफोर्स है, उसका 60% जो वर्कफोर्स है जो कि रोजगार में जो संलग्न है वो कृषि क्षेत्र में। अब विडंबना ये है कि कृषि क्षेत्र अभी भी जो अनऑर्गेनाइज बना हुआ है, तो जो अभी जो कृषि कानून जो लाए थे वो जाहिर सी बात है वो राजनीतिक उनकी जो बलि चढ़ गए। मेरा मानना फिर है इस तरह के मूवमेंट्स आप चले भले ही करते रहिए, कोई भी सरकार आए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक आप जब तक ऑर्गेनाइज नहीं बनाएंगे सेक्टर को, जब तक ऑर्गेनाइज नहीं बनाएंगे सेक्टर को, तब तक प्रतिस्पर्धा नहीं चालू होगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं मीडिया क्षेत्र का उदाहरण दे दूंगा। ठीक है, आपके अकाउंटेबिलिटी है जी शालीन जी, आपके परफॉर्मेंस पे क्रॉस चेक है जी। जहां पर न कोई अकाउंटेबिलिटी है, न परफॉर्मेंस का क्रॉस चेक है, न कोई जो है आपका R&D के लिए, शोध के लिए वो है कि आपको कौन सी फसल पैदा करनी है, किसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है, किसका कम हो रहा है। जब इस तरह का कोई डेटा मैट्रिक्स ही नहीं है तो कहां से किसान जो ऐसे निकल गए 750 निकल जाएंगे। ठीक नहीं होने वाला इस तरह ठीक है। आलोक जी, मेरी आपत्ति दो बातों पर। एक तो कुछ ना करने से भी ज्यादा खराब होता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कुछ ना करने से भी ज्यादा खराब होता है झूठा सपना दे देना।